हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 8 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जाना था? इसका राइट आंसर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण करने पर रोक लगा दी है। क्या है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इसके तहत नए संसद भवन का निर्माण कैसे बनाया जाना है? सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपका तस्वीर। ये हमारी आपका पुरानी संसद है जहां पर वर्तमान में हमारे सांसद बैठते हैं। यह हमारे एक लंबे इतिहास का गवाह है। लेकिन अब आपका विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिस पर दोस्तों जो पर्यावरणविद थे, साथ में आपका भारत के पूर्व लोक सेवक थे, उनके द्वारा आपका आपत्ति जताई गई कि यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। साथ में ही ये जो हमारी विरासत है इसका महत्व कम हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया आपका इसके खिलाफ रिट दायर की। तो प्रेजेंट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक आपका सारे के सारे मामलों पर हम लोग आपका सुनवाई ना कर लें, तब तक आपका जो भारत सरकार है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद के निर्माण को क्या करेगी, शुरू नहीं करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी हाल ही में जो भारत के आपका सॉलिसिटर जनरल हैं उनके द्वारा आपका अनुमति मांग ली गई है कि भारत सरकार केवल अभी आपका इस सेंट्रा विस्टल प्रोजेक्ट का क्या करेगी, भूमि पूजन करेगी। यानी जहां पर नया संसद भवन बनाया जाना है वहां पर आपका भूमि पूजन करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भूमि पूजन के अलावा यहां पर कोई अन्य निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। अगर बात करें आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस संसद भवन का निर्माण इसी प्रोजेक्ट के तहत आपका टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ये जो न्यू संसद भवन बनाया जाएगा ये 2022 तक आपका कंप्लीट होगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके का होगा हमारा न्यू संसद भवन। और आपका उसके बाद जो न्यू संसद भवन है वो आपका दोस्तों वहीं पर हमारे जो सांसद है, हमारी जो संसद चलती है वो इसी आपका भवन में चलेगी, अगर ये 2022 तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों 2022 में हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो आपका इसी वजह से 2023 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका इसका डिज़ाइन होगा। यानी आपका ये बिल्कुल त्रिभुजाकार में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसका आकार कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आकार आपका त्रिभुजाकार होगा। अगर बात करें आपका इसके बजट की, इसमें जो लागत आएगी संसद भवन को बनाने में वो लगभग आपका 861.90 करोड़, यानी लगभग आपका 900 करोड़ के आसपास इसकी लागत होगी। और जो शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा वो आपका 10 दिसंबर को किया जाएगा। इस डेट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना। इस लोकसभा में, यानी कहने का मतलब जो ये नई संसद बनाई जाएगी उसमें लोकसभा में लगभग 888 लोग बैठ पाएंगे, जबकि राज्यसभा में आपका 384 सदस्य बैठ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों सरकार का ये कहना है कि आपका जो पुरानी संसद है उसमें आपका बैठने की जगह काफ़ी कम है, जो कि 2026 में आपका नए सांसद आएंगे तो ये जो हमारी पुरानी संसद है यहाँ पर बैठने की बहुत ज़्यादा जगह क्या है, ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब कंजस्टेड हो जाएगी। तो इसी वजह से सरकार का ये कहना है कि हमें इस टाइम पर इस नए संसद को बनाने की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। और ध्यान रखिएगा इस आपका संसद भवन का जो वास्तु
वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है, वो है आपके बिमल पटेल। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका ये जो भवन तैयार होगा, संसद भवन, वो आपका 2022 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें हम लोग आपका अपने पुराने, यानी कहने का मतलब जहाँ पर हमारी अभी वर्तमान में संसद भवन चलती है, इसकी सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, सरकार का ये कहना है कि जब आपका ये जो नया संसद भवन है उसको बनाया जाएगा तो पुराने संसद भवन को हम लोग हेरिटेज के रूप में क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका जो मौजूदा संसद भवन है उसकी आधारशिला दोस्तों बहुत पहले रखी जाती है, 22 फरवरी 1921। कब आपका 22 फरवरी 1921 को। और आपका इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा, उस समय वो भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ही आपका 28 जनवरी 1927 को आपका वर्तमान संसद भवन का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। कब? आपका 18 जनवरी 1927 को आपका इरविन के द्वारा। ये जो हमारी वर्तमान में संसद भवन है, इसका जो डिज़ाइन आपका तैयार किया वो किया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। किसने किया? आपका एडविन लुटियंस और आपका हर्बर्ट बेकर ने इस संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये एकदम गोल आकार में है। और ये जो इंस्पिरेशन लिया था वो 64 योगिनी मंदिर आपका मध्य प्रदेश से लिया गया था। उसी के डिज़ाइन के आधार पर आपका हर्बर्ट जो बेकर थे, एडविन लुटियंस थे, उन्होंने आपका इस डिज़ाइन को बनाया था। हमारी जो संसद भवन है वो आपका रायसीना हिल्स पर स्थित है। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। तो आपका ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमारी नई संसद भवन इस तरीके से बनेगी। 2022 तक इसका लक्ष्य है, जिसमें लगभग आपका 900 करोड़ के समथिंग क्या होगा, यानी खर्चा आएगा। और 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका भूमि पूजन करेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपका निर्माण पर रोक लगा दी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश के लोगों द्वारा अपने देश में लोकतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करने की मांग की जा रही? इसका राइट आंसर है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। अब दोस्तों अभी नेपाल के लोग इस तरह से आपका सड़कों पर आ रहे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया हमारे देश में आपका राजतंत्र की स्थापित की जाए। यानी कहने का मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको स्थापित की जाए डेमोक्रेसी के स्थान पर। अब ये क्यों मांग की जा रही है और क्या है इसका रीज़न, क्यों आपका जो है वहाँ की जो लोग हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, समझते हैं इसको पॉइंट द पॉइंट। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो रिसेंट रीज़न है यहाँ के लोगों का सड़क पर आना, एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम पर वहाँ पर जो पार्टी सरकार में है उसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है आपका? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है इसके आपका जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है आपका केपी शर्मा ओली, ठीक है ना। ये केपी शर्मा ओली कहीं ना कहीं आपका कोविड-19 को हैंडल करने में क्या रहे हैं, विफल रहे हैं, जिससे आपका इनके प्रति जो नेपाली लोग हैं उनका आपका आक्रोश बहुत ज़्यादा है लंबे समय से। दूसरी बात, अगर इसके इतिहास की बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2008 से पहले यहाँ पर आपका मोनार्की ही थी, यानी राजतंत्र ही था। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं दो टर्म को आपको समझाता हूं, दो शब्दों को। एक तो होता है आपका राजतंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, और दूसरा होता है आपका संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है ना। अगर बात करें आपका राजतंत्र की, तो राजतंत्र का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन जहां पर आपका उसी के रूल रेगुलेशन चलते हैं, यानी कहने का मतलब यही सुप्रीम होता है, इसके आपका यानी आदेश, इसके डिसीजन ही उस
उस देश के डिसीजन होते हैं, इस पर आपका किसी भी पावर का नियंत्रण नहीं होता है। यानी यही व्यक्ति संविधान है और इसी के डिसीजन सब कुछ है, वही क्या कहलाता है, राजतंत्र, जहां पर एक व्यक्ति का पूरा शासन चलता हो। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि जहां पर राजा आपका क्या होगा, वंशानुगत नियुक्त होगा, लेकिन आपका उसके जो अधिकार और कर्तव्य होंगे वो संविधान के दायरे के अंदर आएंगे। यानी कहने का मतलब वो आपका राजा भी संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर वो संविधान के खिलाफ काम करता है तो जनता उसे क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। संवैधानिक राजतंत्र अगर आज की डेट में सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो वो है आपका ब्रिटेन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि इसे आपका लोकतंत्र को खत्म करके, ठीक है ना, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करके किसकी स्थापना करना चाह रहे हैं नेपाल में, इसी संवैधानिक लोकतंत्र का। अब क्यों करना चाह रहे हैं, मैंने रिसेंट रीजन तो आपको बताया, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री है। 2008 तक आपका ये जो नेपाल था वो आपका एक राजतंत्र था, ठीक है ना। 2008 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो नेपाल होती है वो आपका वहाँ पर सरकार बनाती है और आपका राजतंत्र को हटाने का श्रेय भी जो हमें सामने दिख रहे हैं ये आपका केपी शर्मा ओली और इन्हीं के पार्टी के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पुष्प कमल दहल, जिन्हें आपका प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पुष्प कमल दहल होते हैं और केपी शर्मा ओली होते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ पर मेन लीडर होते हैं। 2008 में ये कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर गरीबी हटाने और भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा करके राजतंत्र के खिलाफ बिगुल फूंकती है और राजतंत्र को आपका क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आपका ये लोगों को एक ऑप्शन देते हैं कि हम लोग आपका डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं और हम गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब ध्यान रखिएगा 2008 के बाद लगभग 12 साल हो सके हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना के, लेकिन ना भ्रष्टाचार में कमी आई, ना ही आपका वहाँ पर गरीबी मिटाने में ये सफल हो पाए, ना आपका जो है लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाए। ऐसे सिचुएशन में आपका वहाँ के लोग क्या हो गए, जो धीरे धीरे उनके अंदर एक ज्वाला टाइप का आपका जो है धीरे धीरे पैदा हो रहा था, वो कमी आपका कोविड-19 ने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। और अभी आपका जो वीर गोरखाली आपका अभियान है, एक संगठन है, ये आपका इसका नेतृत्व कर रहा है और इसके पीछे ये बताया जा रहा है नेपाल की सरकार के द्वारा कि जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है जो वहाँ पर आपका मोनार्की का यानी राजतंत्र का समर्थन करती है, उसके द्वारा ये आंदोलन क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पर ये लोग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र प्लस आपका हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2008 से पहले नेपाल आपका एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित था ऑफिशियली, और साथ में वो एक आपका क्या था दोस्तों, मोनार्की था, राजतंत्र था। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपनी वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति मांगी है? इसका राइट आंसर है फाइजर। ये जो फाइजर कंपनी है वो एक्चुअली में यूएसए की कंपनी है। इसने भारत में आपका जो वैक्सीन है फाइजर की उसको लगाने की आपातकालीन अनुमति मांगी है। अभी भारत सरकार ने ये अनुमति नहीं दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहली कंपनी है भारत में जिसने आपका अनुमति मांगी। इससे पहला देश था जिसने फाइजर की वैक्सीन को अनुमति दी, वो था आपका ब्रिटेन, जिसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया गया। यह मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा ये जो सशस्त्र बल झंडा दिवस है यानी कहने का मतलब आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे है, ये दोस्तों आपका
पहले जो रक्षा मंत्री थे भारत के, उनका नाम था आपका बलदेव सिंह, ठीक है ना। ये जो बलदेव सिंह थे, इन्हीं की आपका जो है सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष हम लोग 1949 से झंडा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में इसे सशस्त्र बल झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। 1993 में झंडा दिवस को आपका आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे यानी सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है देशवासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि आपका जिस समय हमारे देश के जवान, हमारे देश के जो जाबाज सिपाही होते हैं, वो आपका युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तो कभी वो शहीद हो जाते हैं और कभी आपका देश की रक्षा करते करते उनका आपका जो है कोई ना कोई पार्ट्स क्या हो जाता है, आपका वीक हो जाता है या कोई ना कोई पार्ट आपका पैरालाइज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपका सैनिकों के कल्याण के लिए और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए आपका इस दिन क्या किया जाता है, धन जुटाया जाता है, फिर आपका उनकी हेल्प की जाती है इसी फंड से। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहली बार 1949 में बनाया गया। भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, इन्हीं की सिफारिश पर आपका इसे मनाने की आपका शुरुआत होती है। 1993 में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में इसको पहली बार मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब पहले झंडा दिवस मनाया जाता था, फिर 1993 से इसे आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। अगर हम लोग आपका जो है तीनों सेनाओं की बात करें तो आर्मी डे मनाया जाता है, यानी सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप एडिशनल फैक्ट के रूप में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर को, यानी 7 दिसंबर को 2 डेज हो गए, एक आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे और एक आपका इंटरनेशनल एविएशन डे। क्या? इंटरनेशनल एविएशन डे 7 दिसंबर को। इसका उद्देश्य है दोस्तों राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया को क्या करना, जागरूक करना। इस बार की जो 2020 की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? इसका राइट आंसर है आपका आगरा मेट्रो का। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर रखा है, शिलान्यास कर रखा है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये इस तरीके से आपका इन्होंने वर्चुअली इसको क्या किया, आपका शिलान्यास किया और इसको बनाने की शुरुआत हो गई है। आपका जापान के सहयोग से इसको बनाया जाएगा। अगर बात करें आपका इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का यानी जो ये मेट्रो प्रोजेक्ट है इसको बनाने का उद्देश्य है कि जितने भी आपका यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं, जैसे आपका ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ठीक है ना, उसके बाद आगरा कॉलेज है, या जितने भी ये आपका यानी पर्यटन स्थल है, इनको एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट करना है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है कि जिससे आपका एक ही रूट में लोग आपका क्या कर सके, कम समय में अपनी यात्रा कर सकें। इससे क्या होगा कि भारत में खासकर आपका जो ताज महल है उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं प्रत्येक वर्ष, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को आपका क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका ताज प्रोजेक्ट है इसकी आपका जो लागत बताई जा रही है वो लागत है लगभग आपका 8,369.62 करोड़, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, वो आपका उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें आपका भारत में मेट्रो की, ठीक है ना, और इसकी लंबाई भी जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बताना भूल गया, इसकी जो लंबाई है वो है आपका 29.4 किलोमीटर, ठीक है ना। और अगर बात करें आपका भारत में मेट्रो की, तो भारत में जो सर्वप्रथम मेट्रो का शुभारंभ किया जाता है वो 1972 में कोलकाता मेट्रो के साथ किया जाता है। यानी भारत की जो पहली मेट्रो है वो है आपका कोलकाता मेट्रो। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1972 में दमदम से टोलीगंज तक लगभग आपका 16.5 किलोमीटर के समथिंग में आपका भारत में पहली बार मेट्रो चलाई जाती
जाती है, यानी उसका उद्घाटन किया जाता है, शुरुआत की जाती है कोलकाता मेट्रो के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिल्ली मेट्रो को स्वीकृति मिलती है 1996 में, और 25 दिसंबर 2002 को आपका 30 हजारी से शाहदरा आपका दिल्ली में मेट्रो शुरू होती है। और ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है वो दिल्ली मेट्रो ही है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, सबसे आधुनिक मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो ही है। और दक्षिण भारत की जो पहली मेट्रो है उसका नाम है आपका बेंगलुरु मेट्रो। ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जो बेंगलुरु मेट्रो है इसे आपका नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। नम्मा का मतलब होता है हमारा, ठीक है ना। तो नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। 20 अक्टूबर 2011 को आपका इस मेट्रो की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के बीच पासेक्स नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर है भारत और रूस के बीच पासेक्स नौसेना अभ्यास आपका आयोजित किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। रशिया के और भारत के बीच में एक और नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है आपका इंद्र युद्धाभ्यास। इसको भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। और अगर बात करें अन्य नौसैनिक अभ्यासों की, सूर्य किरण आपका भारत और नेपाल के बीच में, उसके बाद सिम्बेक्स आपका भारत और सिंगापुर और आपका थाईलैंड के बीच में। अगर बात करें आपका गरुड़ की, तो गरुड़ आपका भारत और रशिया के बीच में, सॉरी माफ करिएगा, भारत और आपका सिंगापुर के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों, अगर हैंड इन हैंड किसके बीच में, आपका भारत और चीन के बीच में। तो दोस्तों ये प्रमुख आपका जो है यानी युद्धाभ्यास है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश में कोरोना वायरस अकाउंट मैनेजर्स को निधि देने के लिए अपने देश के अमीर लोगों पर मिलेनियर टैक्स लगाया है। इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अब ध्यान रखिए दोस्तों, काउंटर मेजर्स का मतलब ये होता है कि जो आपका जो कोरोना काल में लोग काम कर रहे हैं या आपका कोरोना योद्धा है, ठीक है ना, तो उनको आपका क्या किया जाएगा, पुरस्कृत करने के लिए या उनको आपका जो है वहाँ पर यानी फंड देने के लिए जो अर्जेंटीना सरकार है उनके द्वारा वहाँ के जो मिलेनियर हैं, कहने का जिनके पास मिलियन पैसा है, उनको आपका क्या लगाया जाएगा, 3.5% उनके कुल पूंजी का आपका टैक्स लगा जाएगा। कहने का मतलब जिसके पास 200 मिलियन पैसों है, कितना आपका 200 मिलियन पैसों आपका क्या है, उनकी संपत्ति है। कहने का मतलब ये है, पैसों का मतलब होता है दोस्तों ये आपका कहाँ की करेंसी है, अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की करेंसी में जिसके पास 200 मिलियन होगा उसके 200 मिलियन से ज़्यादा संपत्ति वाले को कुल संपत्ति का 3.5% आपका टैक्स के रूप में लिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स न्यूज के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।